Welcome to Vikas Kumar chemistry classes. So today we are going to deal with the next chapter of class 12 chemistry chemical kinetics. ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम इसे डील करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आज करना है, जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे डील करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड वो हमने कैलकुलेट करना है, और साथ में हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, तो उसमें हम डील करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड देयर फैक्टर्स। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को, वो भी हम इसी चीज़ में पढ़ते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन सिंपल है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस, उसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशंस है। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी भी रिएक्शन का कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं क्या होती हैं, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे मैंने डेफिनेशन तो आपको समझा ही दी है कि द रेट ऑफ केमिकल्स विच डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि हम, अब रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, और दोनों ही कंसंट्रेशन में क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब चेंज क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट करता है, जो भी उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, और धीरे धीरे उनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या करती होती है, वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और इसकी साथ में बात करूँ तो हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज़ होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, और डिसअपीयरेंस भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं कंजप्शन भी लिख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो रहा है। और प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है या अपीयर हो रही है, उसके ऑपोजिट डिसअपीयरेंस की, और हम कह सकते हैं उसकी प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन को मतलब समझने का तरीका, कि हम कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्म्स है वो आया था न्यूमेरिकल्स में, तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि डिसअपीयरेंस कंजप्शन जो है या अपीयरेंस है वो किससे रिलेट करके वो बात कर रहा है। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्टेंट निकालूं या रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं, पहले हम रेट ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्टेंट का मतलब कि जो आपका रिएक्टेंट है वो किस रेट से क्या हो रहा है, हमारा डिसअपीयर हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमें चाहिए कंसंट्रेशन। कोई भी जो चेंज है, कोई भी रेट निकालना होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन किसका हम देख रहे हैं, रिएक्टेंट का देख रहे हैं। वी आर डीलिंग विद द रिएक्टेंट, कितना चेंज आ रहा है। तो चेंज का मतलब तो यही होगा कि इसकी कंसंट्रेशन तो डिक्रीज ही होगी, और डिवाइड बाय टाइम टेक कितना टाइम लगा उसे चेंज होने में। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, माइनस डेल्टा आर। डेल्टा हम लगाते हैं कि अगर लार्ज चेंज हो रहा हो, और स्मॉल डी भी यूज़ कर लेते हैं अगर स्मॉल चेंज हो रहा हो किसी भी चीज़ में, तो मतलब कि हमारी कंसंट्रेशन में। तो डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन टाइम, ये चेंज इन टाइम होगा, ये चेंज इन कंसंट्रेशन होगा। और ये हमने माइनस साइन लगाया, तो माइनस साइन क्यों लगाया वो हम देखते हैं क्यों ये इसके एडवांटेज है हमें माइनस साइन की। तो इसी तरह से अगर मुझे रेट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, मतलब टाइम टेकन कितना लगा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, हमारी इंक्रीज़ होती है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस। तो ये प्लस माइनस जो है इसका क्या हमें एडवांटेज होता है न्यूमेरिकल्स में, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो और बाकी इसकी जो यूनिट है सिंपल, अगर रेट की बात करें, रेट की यूनिट क्या होगी, जैसे कि आप देख सकते हो कि हम कंसंट्रेशन देख रहे हैं किसी भी रेट का, तो कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी, यानी कि उसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। तो इसके लिए तो हम मोल पर लीटर लिख देंगे, और टाइम टेकन के लिए क्या लिख देंगे हम, वो लिख देंगे हम सेकेंड। तो सेकेंड ऊपर जाकर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये तो यूनिट हो गई सिंपल किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम अगर एग्जांपल देखें तो ये सिंपल कोई भी मैंने एक रिएक्शन लिख दी है, जैसे आर से पी बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो अगर मैं मोल्स की बात करूँ तो 1 मोल मेरे पास आर है, जिससे 1 मोल ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये 1:1 में है कि जिस रेट से मेरा रिएक्टेंट कम हो रहा है उसी रेट से मेरा जो प्रोडक्ट जो है इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि रेट दोनों का बराबर रहेगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के हेल्प से निकाल लेते हैं। और ये मैंने माइनस साइन क्यों लगाया वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि कभी भी जो रेट है वो कभी माइनस में नहीं होता है, रेट नेवर भी नेगेटिव। तो ये रिएक्टेंट के लिए हमने नेगेटिव लगाया हुआ है। अब इसमें अगर हम कंसंट्रेशन लेके एग्जांपल्स करें, दैट वी हैव एग्जांपल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 10 मोलर है। जैसे मान लो कि मैंने कोई एग्जांपल ले ली जिसमें कंसंट्रेशन 10 मोलर है रिएक्टेंट की, और आफ्टर 5 सेकेंड इट विल चेंज इनटू द प्रोडक्ट
इन 5 मोलर, मतलब कि वो चेंज हो गया, प्रोडक्ट जो है वो 5 मोलर बना, यानी कि 10 से वो 5 मोलर में कन्वर्ट हो गया हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट से। तो अभी भी रिएक्टेंट कितना बचा आपके पास, अगर मैं बात करूँ तो रिएक्टेंट मेरे पास अभी कितना बचा, 5 मोलर बचा हुआ है, जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितना बचा है, 5 मोलर ही बना है, ठीक है। और हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, चेंज इन कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अगर हम निकालते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए कि पहले कितनी कंसंट्रेशन थी और बाद में कितनी कंसंट्रेशन है। तो इसका फॉर्मूला हमारा बनेगा फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इस तरह से अगर आपको 2 कंसंट्रेशन गिवन होगा तो इस तरह से आपने फॉर्मूला बना लेना। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, तो फाइनल कंसंट्रेशन अगर हम सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्टेंट मतलब आर के हिसाब से निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू हम आर निकाल रहे हैं, ठीक है। और हम विद रिस्पेक्ट टू अगर हम प्रोडक्ट भी निकालेंगे, दोनों के हिसाब से निकाल सकते हो आप रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अभी विद रिस्पेक्ट टू हम आर निकाल रहे हैं, तो आपको पता है कि जो फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी 10 थी और फाइनल कितनी हमारे पास 5। तो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन में पहले पुट करनी है 5 और इनिशियल हमारी कितनी थी 10। तो 5 माइनस 10, और माइनस तो हमने लगाना है क्योंकि हमने फॉर्मूले में ऑलरेडी बता दिया था कि हमने वो माइनस लगाना। अब इससे क्या हुआ कि जो आपका 5 माइनस 10 करो तो -5 आ जाएगा, और ये जो आगे 5 लगा हुआ है इस -5 से ये कट जाएगा और ये हमारा प्लस में आ जाएगा, जिससे हमारा जो रेट है दोबारा से प्लस में आ जाएगा। तो और बाकी जो फाइनल टाइम है वो कितना है हमारा 5 सेकंड, कि 5 सेकंड में कंज्यूम होती है हमारी फाइनल टाइम है 5 सेकंड। स्टार्टिंग मतलब 0 से हुआ है, तो 5 माइनस 0 कितना 5 आ जाएगा। तो ये 5 से कट जाएगा और हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। इसको सही कर लेना, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने विद रिस्पेक्ट टू रेट निकाला, मतलब कि जो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है 1 मोल पर लीटर, मतलब कि 1 सेकंड में 1 मोल जो है वो ख़त्म हो रहा है हमारा। इसी तरह अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू हम निकालें पी प्रोडक्ट, उसको भी देख लें, तो प्रोडक्ट का हमारा क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो इसके लिए हम प्लस लगाते हैं। तो फाइनल वही फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन में मैंने बताया था जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो 5 मोलर बन रहा है। तो 5 मोलर बन रहा है, तो ये हमारी फाइनल माइनस इनिशियल, तो प्रोडक्ट तो पहले बना नहीं था इसलिए इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हम कितनी ले लेंगे 0। इसी तरह टाइम टेकन में कितना टाइम लग रहा है हमें 5 और इनिशियल टाइम कितना था 0, तो ये हमारा आ जाएगा 5/5 और आंसर कितना आ जाएगा 1 मोल पर लीटर सेकेंड मिनट। तो आप देख सकते हो कि जो या आप प्रोडक्ट के रेट के हिसाब से निकालो या फिर हम रिएक्टेंट के हिसाब से निकालें, जो आपका रेट है वो सेम है, क्योंकि दोनों का रिएक्शन का जो आप देख सकते हो 1:1 में, तो जिस रेट से आर डिकम्पोज हो रहा है या हम कह सकते हैं डिक्रीज़ हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, सेम रेट आ रहा है। तो सेम रेट आएगा अगर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या मैं कह सकता हूँ जो रिएक्शंस है वो 1:1 में, तो हमेशा जो रेट वो आएगा आपका सेम आएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। तो अब हम आगे एग्जांपल देख लेते हैं विद डिफरेंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट हो तो वहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो सिंपल था ये कि आपने बस फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर जो फॉर्मूले में मैंने लिखा है जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ये कंसनट्रेशन के लिए होता है, और जो डेल्टा की जगह आप डी भी लिख सकते हो, दैट इज़ फॉर द स्मॉल चेंज। तो अगर मैंने कहीं पर डी यूज़ कर लिया दैट इज़ द सेम थिंग, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल। तो पहले डिफरेंट कंसंट्रेशन के हिसाब से हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो मेरे पास रिएक्शन है A + B गिव्स 2C, तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है हमने, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर होएगा, जो भी एक तो कितने हमारे पास मोल है A के, A1, B का भी 1 है और C के कितने हैं 2 है, 2 मोल्स है C के। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A dA/dt, ठीक है, डेल्टा लिखो चाहे DA लिखो, डेल्टा A/ΔT इज इक्वल टू B के लिए क्या लिखेंगे डेल्टा B/ΔT। अब दोनों ये जो है हमारा रिएक्टेंट साइड आ रहा है, तो रिएक्टेंट के लिए हम क्या लगाएंगे, दोनों तरफ माइनस लगा देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट आ रहा है तो इसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा C/ΔT। बाकी जो रहेगा इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, A और B में तो कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं, सिर्फ 2 में है हमारे पास, मतलब प्रोडक्ट साइड है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे 1/2। जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको आपने इन्वर्स में लिख देना है 1/2, ठीक है। कोई भी होता, अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो 1/3 लिखते हैं, 4 होता 1/4 लिखता, 2 है तो 1/2, जबकि A और B में कुछ नहीं लिखा तो हमने उसको एज इट इज़ छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने किसी भी रिएक्शन को हमने लिख देना होता, बाकी वैल्यूज़ पुट करके उसका न्यूमेरिकल हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर और चीज़ अगर आपको मैं थोड़ा रिलेट करूँ जो हमें फॉर्मूला में काम आएगा, मतलब कि न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन से वो तीनों के बराबर है, ठीक है। मतलब जो उसका फैक्टर है वो हम लगा चुके हैं। अगर ये फैक्टर लगाने से ये तीनों ही रेट एक दूसरे में बराबर है।
अगर मान लो ये डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी है, मतलब इसका मैं बात करूँ ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट क्या होता है हमारा, कंज्यूम होता है। तो डेल्टा अगर रिएक्शन में लिखा होगा कि आपने रेट ऑफ डिकम्पोजिशन निकालना है ए का, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है ए का, या कंजप्शन निकालना, तो इस तरह से लिखा होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने डेल्टा ए चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी आपने पूरा का पूरा ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए या तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, या ये आपको तीनों में से कोई एक वैल्यू जरूर गिवन होगी, तो उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मतलब अगर चारों में से मुझे कोई एक भी वैल्यू पता लग जाती है, कोई एक भी रेट मुझे पता लग जाता है, या रेट ऑफ ए पता लग जाए मुझे, चाहे रेट ऑफ बी पता लग जाए, चाहे रेट ऑफ सी पता लग जाए, तो इन किसी भी की हेल्प से हम चारों को 1 बाय 1 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि चारों एक दूसरे के बराबर है, तो हम किसी को भी किसी की बराबर रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको अभी ये चीज़ पता नहीं लगी है। अगर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ N2O5, ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो ब्रेक डाउन हो रहा है 4 मोल्स ऑफ NO2 गैस प्लस O2। तो इसका अगर आपने लिखना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। जैसे मैं आपको फिर भी से एक एग्जांपल के तौर पे आपको लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे इसको लिखा जा सकता है N2O5 अपॉन N2D2 को। वैसे तो जैसे हमारी जो रिएक्शन है 2 मोल्स ऑफ N2O5 है, N2O5 gives 4 moles of NO2, 4 moles of NO2 प्लस O2। तो ये रिएक्शन है जैसे, तो इसका इस रिएक्शन के हिसाब से हमने क्या निकालना है इसकी मतलब हमने इक्वेशन लिखनी है। तो अगर मैं इस रिएक्शन के हिसाब से देखूँ तो कैसे निकलेंगे, तो पहले हम सिंपल लिख लेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, N2O5, ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और ये 2 है तो 2 के हिसाब से हम क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे इस तरह से, और इसके आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, फिर इक्वल टू लगाना है आपने, फिर लिखना है 1/4, ये प्रोडक्ट साइड आ गया DNO2 अपॉन DT। ठीक है, तो इसके आगे आप प्लस लगाए चाहे ना लगाए की बात होगी, इज इक्वल टू लास्ट में हमारे पास क्या है, DO2 अपॉन DT। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इस पर हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो मतलब इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ इक्वेशन लिखना है। तो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये चीज़ जरूर लिख देनी है, और ध्यान रखना माइनस प्लस आप जरूर लगा देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसी भी रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, यू कैन सी दैट 1/2 DN2, 1/4 और O2 के लिए हमने लिख दिया है। ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिकल। तो हमारे पास 4 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद 5 मोल्स ऑफ O2 गिव्स 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 6 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन गिवन है, तो रिएक्शन की हेल्प से हम रेट ऑफ रिएक्शन कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें क्या क्या गिवन है हम वो देख लेते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, NO पता, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये है कि हमें DNO अपॉन DT हमें गिवन है। वी हैव दिस थिंग। कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। आपने एक तो अमोनिया का फॉर्मेशन निकालना है, यानी कि आपने DNH3 अपॉन DT निकालना है, और फॉर्मेशन ऑफ और वाटर निकालना है, DH2O अपॉन DT निकालना है। ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, देखो ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं, डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन यूज़ हो रहा है, तो इस तरह से वर्ड यूज़ होते हैं। तो पहले इस रिएक्शन की हेल्प से हम क्या लिख लेंगे इसका, वी हैव टू राइट डाउन दिस रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन लिखते हैं, R जो होता है हमारा स्मॉल r जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब हमारे पास रिएक्शन में आप देख सकते हो, यू कैन सी द रिएक्शन 4 मोल्स है, तो 1/4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और 5 मोल्स है तो 1/5 हो गया है, 4 है तो 1/4 हो गया, 6 है तो 1/6 हो गया। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं, DNH3 अपॉन DT, DO2 अपॉन DT, DNO अपॉन DT और DH2 अपॉन DT। तो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, बस आपने जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इन्वर्स कर देना। मान लो आपके पास यहाँ पे 4 की जगह 1/4 होता है, तो ये ऊपर चला जाता है, बस यहाँ पे 4 चला जाता है। ठीक है, तो वैसा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। तो अब हमें क्या गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है, यानी कि DNO अपॉन DT गिवन है, तो उसके हिसाब से मैं किसी भी चीज़ को निकाल सकता हूँ। तो अब देखिए DNO गिवन है, तो इसके हिसाब से हमें निकालने को क्या बोला उसने, वाटर अमोनिया। तो पहले मैं इसको और इन दोनों को बराबर रख लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो DNO अपॉन DT की वैल्यू पुट करके मैं DNH3 अपॉन DT, तो इन दोनों को बराबर रख दिया मैंने, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि अब हमने इसको बस कैलकुलेट करना है, जो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने इन्वर्स में ले रखे हैं वो आपस में कर देंगे, 1/4 आपके पास सिंपल DNH3 अपॉन DT किसके बराबर बचेगा, DNO अपॉन DT के बराबर। तो DNO अपॉन DT की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 3.6 × 10⁻³ -3, ठीक है, मोलर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स।
तो ये हमारे ये वैल्यू पुट करने के बाद आप साफ देख सकते हो ये हमारा आंसर है कि जो dNH3/dt की जो वैल्यू है 3.6 × 10⁻³ मतलब जो रेट DNO का है वही रेट जो है अमोनिया, क्योंकि दोनों आप देख सकते हो दोनों का सेम ही रेट है, ठीक है, 4 1/4 था, तो जो रेट NO का है वही हमारा अमोनिया का है। अब हम निकाल लेते हैं H2 का, dH2/dt। तो dH2/dt आप अगर निकालना चाहते हो तो इसको या तो इसके बराबर रख लीजिए, ठीक है, या इसके बराबर रख लीजिए, किसी के भी बराबर रख सकते क्योंकि दोनों तो सेम ही है, ठीक है। बाकी जो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो तो हमने लिख ही रखे हैं, तो ये हमने लिख दिया है, ठीक है। तो 1/6 dH2/dt हमने निकालना है और हमने फिर से 1/4 dNO/dt ले लिया है। तो dNO/dt तो हमें पता है कितना है 3.6 × 10⁻³ 1/4 लगाइए इसके साथ, और ये 6 जो है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी आपने इसकी कैलकुलेशन कर देनी है, 4 9 36 हो जाएगा, 6 9 54, तो ये 10⁻³ मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स इसका आंसर है। तो बड़ा ही सिंपल आप देख सकते हो कि ऐसे निकाला जा सकता है इस न्यूमेरिकल से, बड़े आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि इस टॉपिक पे लास्ट न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि सारे जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इसी से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, इनकी हेल्प के हिसाब से, ठीक है। तो हम कर लेते हैं डी, यहाँ पर 2 moles ऑफ N2O5 गिव्स 4 moles ऑफ NO2 + O2। तो आप देख सकते हो इनिशियल द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 जो है वो कितनी है 2.033 मोल है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है हमको, और आफ्टर 184 मिनट्स इट इज़ रिड्यूस टू 2.08। तो ये हमारी फाइनल कंसंट्रेशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल मैं क्या निकाल सकता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ N2O5 की, जैसे हमने इनिशियली बात की थी। तो उसके साथ वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 एंड रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना है, यानी कि सिंपल R निकालना है और एक हमें dNO2/dt निकालना है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी इक्वेशन हमने एग्जांपल में की थी, ये क्या लिख हो जाएगा आप बता सकते हो कि 1/2 dN2O5/dt 1/4, और ये, ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो हम सीधा सवाल पर चलते हैं। तो आपको जो डिफरेंट कंसंट्रेशन गिवन है 2.33 और 2.02, तो उसकी हेल्प से पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि dN2O5 हमें गिवन नहीं है, तो हमें फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालना पड़ेगा। 2.02 - 2.33, ठीक है, तो माइनस लगाया 1/84। तो और हमें इसको सारा जो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6.7 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। ये मैंने मिनट लिखा है क्योंकि 184 मिनट्स की बना है, तो ये आप इसको सेकंड में भी लिख सकते हो, ठीक है, आवर में भी कह सकते हो, ठीक है। तो किसी में भी आपको निकालने को बोला उसमें निकाल सकते हो, जनरली हम सेकंड में लिखते हैं। तो मिनट में तो मैंने मिनट में ही कैलकुलेट कर दिया है इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये अभी हमारा जो आप देखते हो तो ये जो इक्वेशन है ये किसके बराबर है, R = मतलब अगर रेट ऑफ इस न्यूमेरिकल में रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना, तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर 1/2 dN2O5। तो ये अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा आंसर आया ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। कटिंग वगैरह अपन कर लेनी है इसकी। अब ना हमने साथ में निकालना dNO2/dt, यानी कि मैं या तो इसको इसके बराबर रख लूँ, जैसे मर्जी कर लो। अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका आंसर आया है वो एग्जैक्टली वही चीज़ है तो आप इसको इसके बराबर में रखो, या रेट को सीधा इसके बराबर में रखो, सेम ही चीज़ आएगी आपकी। तो देखिए जैसे मैंने लिख दिया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/4 dNO2/dt, क्योंकि हम इसको dNO2/dt के बराबर रख सकते हैं। तो रेट हमारा कितना निकला था, रेट हमारा 6.7 × 10⁻⁴ निकला था। ये जो 4 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4, ठीक है, वो हमने मल्टीप्लाई करके इसका dNO2/dt निकल जाएगा 2.68 × 10⁻³ मोल पर लीटर, ठीक है, पर मिनट। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता लग गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे निकाला जाता होता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम कर लेते हैं जो बड़ा ही सिंपल सा है, मतलब कि एक थ्योरेटिकल सा ही टॉपिक है। ये तो न्यूमेरिकल बेस्ड मैंने आपको बता दिया। बाकी जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को हमारे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो इनमें से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शंस के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो पहला तो होता है जो कौन कौन सी चीज़ें जो रेट ऑफ रिएक्शन को, एक तो कंसंट्रेशन, कि आप जितनी कंसंट्रेशन लोगे द मोर कंसंट्रेशन यू टेक मोर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जितना हमारे पास रिएक्टेंट होगा, मोर द रिएक्टेंट मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये इसका पहला फैक्टर हो जाएगा कि जितनी आप कंसंट्रेशन ज़्यादा लोगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा जो फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन का, दैट इज़ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर हम 10 डिग्री
टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ाता हूँ तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ऑलमोस्ट क्या हो जाता है हमारा, डबल हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने पर रिएक्शन जो है आपकी डबल हो जाती है, तो हमको कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस से ही जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। जो थर्ड हम कर लेते हैं, थर्ड जो फैक्टर होगा वो होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार रिएक्टेंट कुछ होते हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कुछ रिएक्टेंट्स, और कुछ रिएक्टेंट्स जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल बताऊंगा, अगर मैं NO की बात करूं, NO का अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करूं तो ये हमारा बनेगा NO2, तो ये बहुत फास्ट रिएक्ट करता है आपका जो NO। अगर इसकी जगह मैं NO की जगह मैं लूँ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो इसमें जो आपका बनेगा CO2, ये थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जैसा आप रिएक्टेंट लोगे उसके हिसाब से रिएक्शन होगा, ठीक है। तो मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी डिपेंड करता है आपका कि किस टाइप का हमारा रिएक्शन होगा। तो उसके बाद हम फोर्थ फैक्टर कर लेते हैं। फोर्थ फैक्टर जो आएगा वो हमारा आएगा कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट के बारे में आपको अच्छे से, बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं, जैसे पैलेडियम निकल होते हैं हमारे, ठीक है। आयरन होता है, हमारी जो होइबर प्रोसेस होता है जो अमोनिया के प्रोडक्शन में, उसमें हम आयरन यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए तो डाले जाते हैं। तो कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज़ करता है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो हमारा होता है सरफेस एरिया। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन, उतना जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट जो है हमारा है रेडिएशंस। तो रेडिएशन एक तरह की एनर्जी ही होती है हमारी। तो आपको पता है कि एनर्जी अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, किसी को अगर हम रेडिएशन दे दें, जैसे सनलाइट की रेडिएशन दे दें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे दें, तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स के लिए फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं सिंपली वो नहीं होंगे, पर जैसे ही उनको रेडिएशन के एक्सपोजर में रखेंगे वैसे ही वो रिएक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो मैंने आपको जो फैक्टर्स बताए आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाकी जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए आप ये जितना मैंने पढ़ा दिया उसको आप पढ़िए, ठीक है, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। जब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट forget to subscribe my channel, and also you can press the bell icon, and thanks and have a nice day.